सभी प्यारे बच्चों का रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रैम एकेडमी की जो संस्कृत की श्रृंखला चलेगी उसके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि जो सीटेट की संस्कृत है उसके प्राइमरी जूनियर पेपर में क्या आता है, ये जानेंगे। थ्योरी क्वेश्चन कितने आते हैं ये जानेंगे। पेडागोजी के क्वेश्चन कितने आते हैं ये जानेंगे। संस्कृत व्याकरण क्या आप पेपर को करने के लिए आना ज़रूरी है, मतलब संस्कृत व्याकरण के बिना क्या सीटेट का संस्कृत नहीं कर सकते, ये सारी बातें जानेंगे। और साथ में भी सबसे बड़ी क्वेश्चन जो आप सब बच्चों के दिमाग में रहती है कि यदि संस्कृत में कुछ भी ना आता हो तो क्या नंबर आ सकते हैं, और अगर नंबर आ सकते हैं तो कितने आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सारी बातें जानने के लिए जुड़े रहिए रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल से और साथ ही पूरा देखिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे आज संस्कृत का पेपर प्राइमरी और जूनियर का क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें। तो सबसे पहले ये सारी बातें जानने के पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताता हूँ, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना ये कि जो आपको संस्कृत करनी है इसमें दो बातें हैं। देखिए, एक ही आप बच्चे हैं या आप एक स्टूडेंट हैं तो आप दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ ये मेरी वोकैब है, धीमे धीमे आप इन शब्दों से परिचित हो जाएंगे। तो मान के चलते हैं कि आप होशियार चंद होंगे। होशियार चंद बच्चों के क्या लक्षण होते हैं वो देखते हैं पहले। और आपको याद रखना है कि जो होशियार चंद बच्चे होते हैं उन्हें ही टेंशन रहती है, और वही सीटेट पास, देखो जो लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क लगाओ, ये पास हो भी जाते हैं और नहीं भी। तो आपको होशियार चंद जो भी आप बच्चे हैं, देखिए पूरी सीटेट की जो सीरीज चल रही है आपको मुझे रैमचंद्र बनाना है। क्या बनाना है? रैमचंद्र, मतलब रैम एकेडमी का स्टूडेंट जो कि स्मार्ट होता है और स्मार्ट रैमियन कहलाता है। तो सारी बातें जो हम बताने वाले हैं, एक तरीके से मैंने आपको कहा था कि जो सीटेट का पेपर वो माइंड सेट का क्लास है। अगर आप माइंड सेट अच्छा हो गया तो सारी बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि अगर आप होशियार चंद हैं वर्तमान में तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आती हैं। देखिए, सबसे पहली बात दिमाग में आती होगी कि यार कोई सीटेट की बुक्स है क्या जिससे पढ़ने से सीटेट पास हो जाएगा। तो मैं पहले ही बता चुका कि कोई बुक नहीं है। दूसरा, सीटेट के नोट्स हैं क्या जिनको पढ़ने से पास हो जाएंगे। तो ईवीएस के ज़रूर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 घंटे के लेक्चर मैं आपको अपलोड कर दूंगा, उसी से बात बन जाएगी। इसके अलावा सीटेट के नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारा गेम है पेडागोजी का, माइंड सेटिंग का। अब अगली बात है कि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं दुनिया की चीज़ों, क्योंकि उन्हें कुछ आता हो ना हो, लेकिन एनसीईआरटी की किताब है तो आप भी पढ़ सकते हो, वो भी पढ़ सकते हो। तो एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे होंगे आप, लेकिन मैं आपको बता चुका कि अगर एनसीईआरटी की किताब भी पढ़ रहे होगे तो उनसे सिर्फ और सिर्फ आपको मुश्किल से 40 से 45 क्वेश्चन ही कवर हो पाएंगे 150 क्वेश्चनों में से। 150 क्वेश्चनों में से 45 क्वेश्चन, और ये सब आपको आगे भी बताए जा सकते हैं, लेकिन पहले मेन चीज़ है आत्मविश्वास दिलाया जाए। अगली चीज़, आप क्या कर रहे होंगे, अगर प्राइमरी के हैं ईवीएस की तैयारी कर रहे होंगे, चूँकि बीएड वाले होंगे तो सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर दोनों की, और बीटीसी वाले भी दोनों की तैयारी करते हैं, तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ईवीएस की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे होंगे। कई सारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे होंगे, मतलब आपका किसी एक चैनल से मन ही नहीं भरता होगा, आप साइकोलॉजी किसी और चैनल से पढ़ रहे होंगे, साइंस किसी और चैनल से पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री किसी और चैनल से पढ़ रहे होंगे। तो ये सारी बात है। और कई सारे नोट्स आपने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो भी आपका नंबर है उसके ऊपर इकट्ठे कर रखे होंगे, और भले ही आप इकट्ठे कर रहे होंगे, आपने पढ़ा उनमें से कुछ भी ना होगा। कई सारे विषय सीटेट के 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएं और फिर पढ़ेंगे, ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई किसी भी चैनल से पहले हम देख लें कि क्या आता है और उसके बाद हम पढ़ना चालू करेंगे। तो ये अभी जो सोच है ये किन बच्चों की रही होगी, होशियार चंद या डेढ़ दिमाग बच्चों की। अब प्यारे बच्चों, सोच को थोड़ा सा हमें बदलना है। आपको बनना है स्मार्ट रैमियन। कैसे बनेंगे? सबसे पहले जो स्मार्ट रैमियन होगा वो ये जानेगा कि सीटेट के पेपर का पैटर्न क्या है। जैसे हम हिंदी में जान चुके हैं कि भाई पद्य आता है, गद्य आता है, थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, पेडागोजी क्वेश्चन होते हैं, ये सारी बातें, और अच्छे से और कई सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको समझाते जाएंगे। बिल्कुल परेशान हुई, अगले 4 या 5 दिन में ही सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कमजोरी व ताकत जानते होंगे, इसका ये मतलब है कि जैसे सपोज करिए आपकी मैथ कमज़ोर है तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको मैथ पढ़नी है, ये मेरे ऊपर छोड़िए अब आप। या फिर आपको चीज़ें याद नहीं होती, मतलब ईवीएस में जाने क्या आएगा तो नहीं आएगा, तो ईवीएस को छोड़ दीजिए। हिंदी व्याकरण नहीं आती, कोई बात नहीं। संस्कृत व्याकरण नहीं आती, कोई बात नहीं। साइकोलॉजी नहीं आती, कोई बात नहीं, तब भी आप पास हो सकते हैं। और आप देखेंगे ये सारी बातें। सबसे बड़ी चीज़, श्रद्धा रखते होंगे। श्रद्धा इस बात की नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझ में श्रद्धा रखिए, या रैम एकेडमी में श्रद्धा रखिए। श्रद्धा इस बात में कि जो भी आप काम करेंगे वो काम आपका सफल होगा, आप पहले से मान के चलें। देखिए, मेहनत अगर आप कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे तो आप पहले तो ये अपने अंदर विश्वास बनाइए कि अगर आप मेहनत करेंगे तो 100% आप सफल भी होंगे।
स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपनाएंगे। अब इसका मतलब मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि 20 दिन में सीटेट कैसे पास हो, मैंने हर एक चीज़ क्लियर बता दी थी कि भाई क्या करना है। आपको सिर्फ सीटेट का ओल्ड पेपर पढ़ने हैं। अगर आपको इतना वक्त नहीं है कि आप रैम अकेडमी का यूट्यूब चैनल या कोई भी यूट्यूब चैनल देखें, या आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास तो कुछ नहीं है, आप सिर्फ 200 रुपये के आसपास की आपकी कोई भी सीटेट ओल्ड पेपर अरिहंत का मैंने आपको बोला था वो ले आइए कोई भी, और बस आप उसके पेपर पढ़ के उसका एनालिसिस करिए। बस उसमें गलतियाँ क्या है, जो भी बुकें हैं उनमें सारे आंसर सही नहीं दिए होते हैं, बस वहाँ आपका माइंड थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। अगला है सीटेट के ओल्ड पेपर का क्या कर रहे होंगे, एनालिसिस मैं बता ही चुका। और अगर आपके पास एफर्ट है, मतलब रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल आप रिचार्ज करवा रख सकते हैं, अपने मोबाइल में नेट चला सकते हैं, तो बिल्कुल आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। एक एक बात मान रहे होंगे जो भी मैं बोलूँगा, या किसी चैनल की भी, जरूरी नहीं है कि रैम अकेडमी का चैनल, एक किसी चैनल को पकड़ लीजिए और उसी चैनल की पूरी बातों को एक एक करके फॉलो करिए। देख लीजिए क्या उस चैनल ने कोई रिजल्ट दिया है। जैसे कि रैम अकेडमी तो रिजल्ट ही देती रही है अभी तक, पहली बार ऑनलाइन भले ही आए हैं लेकिन इनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी सारा अच्छा होगा। तो ये सारी बातें हो गई आपके होशियार चंद और रैमचंद के दिमाग की। देखिए आपको होशियार चंद वाले दिमाग को हटाना है, आप ही के अंदर ये दोनों दिमाग बैठे हैं, डेढ़ दिमाग हटाना है और आपको अपना स्मार्ट रेमियन वाला दिमाग, मतलब उसके क्या क्या लक्षण होंगे मैं समझा चुका। चलिए अब आगे आते हैं। अब आते हैं, मैं सीटेट संस्कृत का पेपर करवाने वाला हूँ। तो देखिए जो होशियार चंद बच्चे होंगे उनके दिमाग में संस्कृत को लेकर क्या चल रहा होगा। पहली बात चल रही होगी व्याकरण तो आती नहीं है, बहुत कठिन है, कैसे सीखेंगे, आज तक जिंदगी में कभी राम के रूप याद नहीं हुए। तो एक ये बात हो गई, संस्कृत का सा भी नहीं आता और हमने संस्कृत ले रखी है, तो अब भगवान जाने हमारी नैया कैसे पार होगी। पढ़ते भी नहीं आती संस्कृत, हिंदी तो पढ़ते नहीं आती, संस्कृत तो बहुत दूर की बात है। व्याकरण कैसे पढ़े यार, इतनी सारी कठिन है, दुनिया के चैनल ढूंढ लिए होंगे बहुत सारे संस्कृत के और उनसे पढ़ रहे होंगे संधि समास प्रत्युपसर्ग, तो ये वाली बात। और संस्कृत की पेडागोजी, जब हमें संस्कृत की नॉर्मल चीज़ें नहीं पढ़ना आती तो संस्कृत की पेडागोजी हमें समझ में कैसे आएगी। ये जो सारी बातें सोच रहे होंगे वो कौन सोच रहे होंगे प्यारे बच्चों, होशियार चंद डेढ़ दिमाग। अब आते हैं रैमचंद्र या स्मार्ट रेमियन क्या सोच रहे होंगे। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि वो पेपर का पैटर्न जान चुके होंगे। तो संस्कृत का जो पेपर का पैटर्न है वो कहता है कि एक गद्य आता है और हिंदी की तरह इसमें पद्य नहीं आता, दूसरा भी क्या आता है, गद्य। हिंदी में 9 क्वेश्चन थे आपके गद्य के और 6 क्वेश्चन पद्य के थे। यहाँ पे 8 क्वेश्चन गद्य के हैं और 7 क्वेश्चन पद्य, सॉरी दूसरे गद्य के भी हैं। और याद रखना ये सेकंड लैंग्वेज है ना कि फर्स्ट लैंग्वेज है। तो पहले से दिमाग में रख लो कि जब पेपर आएगा तो ये बहुत सरल ही आएगा, कठिन नहीं आ सकता है। 15 क्वेश्चन हिंदी की तरह थ्योरी के इसमें भी होते हैं, 15 क्वेश्चन पेडागोजी की तरह 15 क्वेश्चन पेडागोजी के भी होते हैं। अगली और बात कि जब भी आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसकी पहली 2-3 लाइनें और अंतिम 2-3 लाइनों में आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो ये वाली बात हो गई। और अगर व्याकरण की भी बात करें तो पहली बात तो 4 से 5 ही क्वेश्चन आते हैं और 4 या 5 क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन मुश्किल होते हैं जो कठिन हो, 2 या 3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। और दूसरी बात, अगर व्याकरण के नाम पर आती भी है तो संधि, प्रत्यय, उपसर्ग और पर्यायवाची। सिर्फ प्रत्यय और उपसर्ग में थोड़ा सा देखना होता है, संधि समास हिंदी की तरह ही होते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं संस्कृत का पेपर। ये जो आपके सामने पेपर है प्यारे बच्चों, ये पेपर है आपका सेकंड लैंग्वेज संस्कृत प्राइमरी का पेपर। तो सबसे पहले तो ये बात समझ में आ गई। मैं आपको बोल चुका हूँ कि ये जो संस्कृत का पेपर होगा सबसे पहले इसे देख लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 121 से 128, इसका क्या मतलब हुआ, 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन किसके हैं, यहाँ पे ये गद्य लिखा हुआ इसके क्वेश्चन है, ये गद्य के क्वेश्चन हो गए। अब 8 क्वेश्चन के बाद 128 के बाद जो 129वां क्वेश्चन है, देखिए हिंदी में क्या होता था, पद्य आता था, लेकिन यहाँ पे पद्य नहीं आता है, यहाँ क्या आता है, दूसरा भी गद्य, क्योंकि ये सेकंड लैंग्वेज है। अगर हिंदी भी सेकंड लैंग्वेज होती तो वहाँ पे भी 2 गद्य आते हैं। और गद्य में कितने क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं, 129 से 135 जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है आपके 7। तो इस तरीके से 8 + 7 क्वेश्चन बराबर आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चन गद्य को लेकर आते हैं। ये भी याद रखना कि एक गद्य में से कहानी होगा कोई और एक गद्य में से समसामयिकी होगा। प्यारे बच्चों क्या होगा, समसामयिकी होगा। अब ये सब बातें क्या हैं इनको समझते हैं एक एक करके। तो पहले हम देखेंगे 15 क्वेश्चन किसके प्यारे बच्चों, सीटेट प्राइमरी संस्कृत के। देखिए अब सबसे पहले तो आपको संस्कृत तो आती नहीं है, लेकिन आपको कम से कम हिंदी के अक्षर तो पहचानने आते हो, थोड़ी बहुत, मतलब हिंदी की तरह पढ़ तो सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं आपकी तरह बिल्कुल कमज़ोर हूँ, 1 नंबर का डिब्बा हूँ
और उसके बाद मैं संस्कृत का पेपर कैसे करूँगा वो देखूँगा। मुझे व्याकरण नहीं आती, मैं पहले से आपको मतलब ये मान के चलूँगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आपके कितने नंबर आ सकते हैं। मैं सबसे पहले इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन करूँगा और कितने करूँगा, 15 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन नंबर 121 से 128 के लिए हमें पैसेज पढ़ना होगा। हम आपको बता चुके हैं हिंदी में जब भी पैसेज पढ़े थे, तो हिंदी के पैसेज में हमने आपको क्या क्या बातें बताई थी। सबसे पहले तो पैसेज का आपको टाइप समझना है कि क्या है। इसके बाद आपको फैक्ट्स जो भी होंगे या डेटा एंड फैक्ट्स उन पे अंडरलाइन करना है। तीसरी बात आपको स्पीड आपको मेंटेन करनी है। और चौथी बात आपको ये देखना है कि पैसेज का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो इस तरीके से 4 बातों पे हम देखेंगे। और मैंने आपको बताया कि संस्कृत में जो पैसेज आते हैं उनमें से एक पैसेज जो होता है वो आपका मतलब जो पैसेज होगा एक मतलब कि गद्य होगा वो एक कहानी होता है, और दूसरा कोई एक नॉर्मल सा बात, दूसरा जो गद्य होगा वो कोई एक करंट के ऊपर, कोई समसामयिकी के ऊपर कुछ बात की गई होगी, मतलब एक नॉर्मल सा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो भी हमें काम की चीज़ें लगेंगी उन्हें अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं हाइलाइटर से आपको अंडरलाइन करूँगा। तो लिखा हुआ है, देखिए मैं मान के चलता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ मुझे इतना आता है कि मैं इन शब्दों को पढ़ सकता हूँ। तो जैसे लिखा हुआ वृद्धा पिता स्वपुत्रान, तो देखिए वृद्ध पिता और स्वपुत्रान, सॉरी का 2 मिनट के लिए। तो जैसे लिखा हुआ है वृद्धा, तो ये हो गया पिता, पुत्रान कृषि कर्मण संचलनाय भूयो भूया प्रेरियत। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अगर समझ में आया तो सिर्फ इतना कि एक वृद्ध है, एक पिता है और एक पुत्र है। तो ओबियस बात है कि पिता वृद्ध होगा और उसके अपने पुत्र होंगे। कृषि लिखा हुआ तो मतलब अगर हम आइडिया लगा, देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपको संस्कृत नहीं आती, मान के चलता हूँ मुझे भी नहीं आती, तो मैंने एक आइडिया लगा लिया कि जो वृद्ध पिता है वह अपने पुत्र को कृषि कर्म में लगाता होगा, कहता होगा कि किसानी के काम करिए। आगे किंतु सर्वे अपि अलसा पुत्रा, तो यहाँ से एक आइडिया लगाना, पुत्र जो है वो कैसे हैं, आलसी है। और श्रवणवंती, श्रवणवंती का मतलब जरा सा हिंदी से कनेक्ट करोगे तो सुनने से रिलेटेड हो गया, श्रवण सुनना। तो मुझे लगता है इतना तो बनेगा, तो भैया सारे आलसी पुत्र नहीं सुनते हैं। एकदा सा बाधक जनतेन रोगेण ग्रस्ता सय्यासीनो जाता, आपको समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया एकदा का मतलब होता है एक बार। एकदा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एक बार। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, नहीं तो आप लिख लिया करना, और वो कोई बड़ी बात नहीं, लिखेंगे नहीं तभी चलेगा। तो एकदा रोगेण और सय्यासीनो जाता, तो सैया का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, बेड, और रोगेण मतलब अगर बीमार कोई हो जाएगा तो बेड पर चला जाएगा। अब यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन चला गया, तो कोई बात नहीं, इतना समझ में आ गया। और आप कुछ चीज़ों को इसमें अंडरलाइन कर लेंगे, जैसे स्वापुत्रान, कृषि, वृद्ध पिता, और एक बात और कि पुत्र कैसे उनके आलसी हैं, रोग से कोई बीमार हो गया और वह बेड पर लेट गया है। आगे क्या होता है, सहा कलहाय मानेशु पुत्रेशु संगबद्धताया महत्व बोधना उपायम चिंतयात। को समझ में नहीं आया, बस एक वर्ड समझ में आया, कलह हिंदी का वर्ड है, पुत्र, संगबद्धता, महत्व बोधना है, मतलब पुत्रों में कलह मची होगी, मतलब आपस में वो लड़ते रहते होंगे, और उसके लिए वो संगबद्धता, संग का मतलब होता है इकट्ठा होना और बद्ध मतलब होता है बांधना, तो उन्हें चाहता था कि जो कलह मची होती है उसे ख़त्म करके उन्हें एक साथ इकट्ठा किया जाए। अब आगे देखिए क्या कहता है, सर्वान अपि पुत्रान आयुषा एकस्मै सुबद्धम दंड चतुष्टम दत्वा अबदत। आपको समझ में नहीं आया, बहुत से बहुत ये समझ में आया, सभी पुत्र, आहूय का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, आहू का मतलब होता है बुलाना, तो सभी पुत्रों को उसने बुलाया। अब यहाँ से ये भी आइडिया लग गया होगा आपको कि वो जो वृद्ध पिता है वही बीमार हुआ होगा, क्योंकि वो वृद्ध है और सैया पर लेट गया, तो उसने बुलाया। सुबद्धम दंड चतुष्टम, अब दंड चतुष्टम या तो दंड दे रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए चलते हैं। तत्व अवदम, अब यहाँ पे सीटेट संस्कृत के जब पैसेज होंगे तो एक बात जरूर आपको अंडरलाइन करनी है, और वो ये कि यहाँ जब भी अवदत आएगा तो कौन बोलता है और कौन सुनता है, इसके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि वो आपकी समझ को चेक कर रहा होता है। यहाँ किसने बोला है आपको पता ही चल रहा होगा, सर्वानवी पुत्रान आयुषा, मतलब कि यहाँ पे कौन बोल रहा है, आपका वृद्ध पिता बोलेगा। क्या बोलता है, आप समझते हैं इस बात को, बोलता है आपका त्वमेनम भंजय स कथमपि भक्तम न सकनोत। अब भंजय सकनोत को समझ में तो आया नहीं, बस इतनी समझ में आया कि ये वाली लाइन बोली है, तो चलिए इसे थोड़ा सा हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि ये वृद्ध पिता ने लाइन बोली। आगे कहता है ततः अपरः पुत्रः तथैव आदिष्टः, को समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया कि ये पुत्र है, कुछ हुआ है, आदिष्टा हुआ है, आदेश दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोअपि तद चतुष्टम भक्तम समर्थो न जाता है, अब पता ही नहीं चल रहा है ये दंड चतुष्टम समझ में आए तो ये आगे की लाइन समझ में आए, छोड़ देते हैं।
इयमेव दशा अपर दुयो। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि अपर पुत्र आया, फिर अपर दुया मतलब ऊपर से शायद दूसरा पुत्र आया। अपि भगवत तथा वृद्धा पिता सुबद्धम दंड चतुष्टम, बार बार एक वर्ड आ रहा है कि सुबद्धम दंड चतुष्टम निर्वध्य एकैकम दंडम पुत्रेभ्य दत्तवान। और फिर उसने इस तरीके से एकैकम दंडम पुत्रेभ्य दत्तवान को समझ में नहीं आ रहा, बस हमें कुछ वर्णों को अंडरलाइन करना है, जैसे सुबद्धम दंड चतुष्टम ये वाला वर्ड अंडरलाइन कर लो, दत्तवान तम दंडम चोटितम सा सर्वानपि अदिष्टवान। अब ये वाली लाइन का भी मतलब सर समझ में आ रहा है, दंड को चोट करना या दंड से चोट करना, कुछ ऐसे आइडिया लग रहा है। सर्वे पुत्राय स्वास्वाहस्त स्थितम दंडम भक्तम समर्था अभवन तदा पिता कथितवान यदि यूयम पृथक पृथक तिष्ठत। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, और यूयम वर्ड का मतलब होता है, मैं आगे बता दूंगा, यूयम का मतलब तो तुम सब, पृथक पृथक तिष्ठत तदा कश्चित शत्रु युष्मान एक ही कहानी विनाश्यति। ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि यदि तुम अलग अलग, आइडिया लग रहा है ना अपने को, भैया उनके बीच कला थी, अगर वो अलग अलग रहेंगे तो फिर क्या हो सकता है, जो भी शत्रु हो सकता है वो तुम सबको एक एक करके विनाश कर देगा। लेकिन अगर तुम सब मिलकर रहोगे, सुबद्धा मतलब इकट्ठे बंध कर रहोगे, तो फिर कोई भी बाहरी व्यक्ति आपका विनाश करने में समर्थ नहीं होगा। मुझे लगता है इतना तो आइडिया लग ही रहा होगा। अब आते हैं तस्मात् दिवसात् सर्वे परि चत्वारा पुत्राः स्व विचारान त्यक्त्वा परस्परम मिलित्वा गृहे वसन। अब देखो यहाँ बीच में हमें इतना तो आइडिया लग गया कि भाई पहले कला थी, फिर कुछ ऐसा उसने किया जिसकी वजह से सारे पुत्र इकट्ठे मिलकर रहने लग गए। और ये बीच में वर्ड बार बार जो आ रहा है वो है आपका सुबद्धम दंड चतुष्टम। अगर हमने इतनी लाइन पढ़ ली और थोड़ा बहुत भी हमने अपने बचपन में पढ़ा होगा तो आपको एक कहानी इससे रिलेटेड अपने आप याद आ जाएगी। देखिए यही इसीलिए संस्कृत आपको लेने को बोला जाता है, मतलब संस्कृत में एक ये फ़ायदा हो जाता है कि पंचतंत्र की कहानियाँ आती हैं, बस संस्कृत में लिखी होती हैं लेकिन हमें आइडिया तो लग ही जाता है। जैसे आई होप कि आपको कई सारे बच्चों को आइडिया लग चुका होगा कि ये जो कहानी है वो आपके वो 4 पुत्रों की कहानी है, जिसमें पहले एक एक करके दंड देता है, वो बच्चे तोड़ देते हैं, फिर उन चारों लकड़ियों को इकट्ठा बांध कर देता तो वो बच्चे तोड़ नहीं पाते। तो कहता है कि जैसे सारी लकड़ियों इकट्ठा करने से वो टूट नहीं पाएंगी, मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरीके से लिखा हुआ है कि एकस्मै सुबद्धम दंड चतुष्टम दत्त्वा तनुम भंजम साकत्म भक्तम ना सकनो, मतलब चारों को कोई नहीं तोड़ पाया था, लेकिन जैसे ही उसके चारों में से अलग अलग करके दंडी दी बच्चों को, मतलब वृद्ध पिता ने, तो सबने तोड़ दी थी। तो वही यही कह रहा है कि जिस तरीके से चारों लकड़ियाँ इकट्ठी होकर आप उन्हें नहीं तोड़ पाओगे, तो वैसे आप चारों के चारों इकट्ठे रहिए और इस हिसाब से आपको कभी कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो पितरम चा सेव्या स्वस्थम अकुर्वन् त्यक्त्वा परस्परम मिलित्वा गृहे वसन, मतलब इस हिसाब से उन्होंने फिर आगे हिसाब सा विचारण कर छोड़कर सारे लोग घर में रहने लग गए और पितरा की सेवा करके उनको स्वस्थ कर दिया। तो ये तो आपका पैसेज हो गया प्यारे बच्चों, आई होप के समझ में आ गया होगा। अब देखना कि किस तरीके से, मैंने आपको पहली ट्रिक क्या बताई कि जो शुरुआत की 3 लाइनें होंगी, ये पैसेज की 3 लाइनें, इनको लेकर एक क्वेश्चन जरूर आएगा और लास्ट की 3 लाइनों को लेकर क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं ये सब बातें हैं सही कि नहीं, और ये देखेंगे ग्रामर के क्वेश्चन कौन कौन से। तो देखिए जैसा पहला क्वेश्चन हमने करने बैठे तो मैंने आपसे कहा था कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये, और ग्रामर का क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है और पेडागोजी, ये सब चेक करना। तो ओबियस बात है, ये तो थ्योरी के क्वेश्चन होंगे आपके 121 से 28। अब ये देखना है कि ग्रामर का कौन है और पैसेज का कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अधोलिखितेषु पदेषु कित्वा प्रत्ययांत पदम चिन्हतु। अब यहाँ पे कित्वा प्रत्यय को लेकर क्वेश्चन, मतलब ये किसका क्वेश्चन है, अभी ग्रामर का। तो प्यारे बच्चों मैं तुरंत इसे अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं इकट्ठा ग्रामर का क्वेश्चन करूँगा। 122 है, पुत्रेभ्य पदे अनुच्छेदानुसार का विभक्ति। अब फिर से ये ग्रामर का आ गया तो फिर मैंने छोड़ दिया। ये ग्रामर का पहला क्वेश्चन था और ये ग्रामर का दूसरा क्वेश्चन है। अगला आते हैं, सुबद्धम दंड चतुष्टम कथम कृत्वा एकैकम दंडम पिता पुत्रेभ्य अयच्छत। तो देखो इतना पैसेज पढ़ा जब आपने इतनी सावधानी से, तो ये बस कुछ नहीं देखना है, ये वाली एज इट इज। जैसे आपने को याद होगा आपने 12th में अंग्रेजी का पेपर किया करते थे, हिंदी मीडियम के छात्र, तो अंग्रेजी तो आती नहीं थी, तो एक पैसेज आता था 12th में, जब आप MP UP बोर्ड से अगर किए होंगे, तो जब पैसेज आता था तो आप क्या करते थे, जो क्वेश्चन होता था उसकी भाषा देख लेते थे कि भाई उसमें लिखा क्या है, और जो उसमें भाषा लिखी होती थी उसी भाषा को आप अपने पैसेज में ढूंढ रहे होते थे, और जहाँ वो पैसेज में भाषा मिल जाती थी उसी लाइन को एज इट इज टिप देते थे। आपको कोई मतलब नहीं होता था कि उसका अर्थ क्या है क्या नहीं है। तो बस यही आपको यहाँ करना है कि भाई अंग्रेजी तब भी नहीं आती थी, यहाँ आपको संस्कृत नहीं आती, करना काम वही है। ये लाइन देखो, सुबद्धम दंड चतुष्टम कहाँ लिखा हुआ है, देखिए आपको मैंने बताया था, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, और आगे लिखा हुआ एकैकम दंडम पिता पुत्रेभ्य अयच्छत। तो यहाँ पे ये वाली लाइन से एकैकम दंडम, ये देखो ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये वाली लाइन मिल रही कि नहीं मिल रही, मतलब ये वाली लाइन यहाँ से मिल रही कि नहीं मिल रही, ये वाली लाइन। अगर यहाँ देखोगे तो एक ही वर्ड तो मिस कर रहा है, और वो वर्ड क्या है आपका, निर्वध्य। और यहाँ ऑप्शन में देख लो ये निर्वध्य है कि नहीं है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो देखो कितना आसान हो गया प्यारे बच्चों काम, और आपका आंसर इस तरीके से क्या हो गया, निर्वध्य।
सही आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों आपका? निर्बंध। चलो 1 नंबर बन गया आपका, 1 नंबर पक्का हो गया यहाँ पे। अब आते हैं आगे। ये है यूयम इत पदम कस्मनपुर से अस्ति। अब फिर से आफत पड़ गई, 8 क्वेश्चन थे, इसमें से ये ग्रामर का आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों? ग्रामर का ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3। अब हम ग्रामर तो जानते नहीं तो मैंने छोड़ दिया। अब आते हैं 125 नंबर क्वेश्चन पे। गृहीत्वा पदस्य विपरीतार्थम अनुच्छेदेश मैंने प्रयुक्ता तच्चित्वा लिखत। अब देखो, गृहीत्वा का विपरीत, मैंने कहा था ना विलोम शब्द आते हैं, गृहीत्वा का विपरीत पद चाहिए। अब आप ही बताओ, पूरे पैसेज में कहीं दृष्टवा लिखा है? देखो आप कहीं पे भी दृष्टवा लिखा हो, दृष्टवा कहीं लिखा है, दत्वा अपदत्त ऐसे आप पढ़ लेना। आप ढूंढना कि यहाँ पे कहीं पे भी आपका दृष्टवा तो लिखा ही नहीं है। अब जब दृष्टवा लिखा नहीं है तो ये तो आंसर होगा नहीं। उसने ये लिखा ना अनुच्छेदे इसमें प्रयुक्ता, मतलब गृहीत्वा शब्द का विपरीत शब्द इस जो ऊपर पैसेज है उसमें कहाँ लिखा हुआ है। तो गृहीत्वा का दृष्टवा इसलिए नहीं क्योंकि दृष्टवा है ही नहीं वर्ड। अब संहत्य ये भी वर्ड कहीं नहीं है प्यारे बच्चों। आदाय या त्यक्ता, तो देखें ये जरा त्यक्ता, अभी अभी देखो ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, देखिए आप ये त्यक्ता लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से गृहीत्वा का वैसे भी उल्टा क्या हो जाएगा? गृहीत्वा मतलब ग्रहण करना, त्यक्ता मतलब क्या? छोड़ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया चौथा, और ये भी बन गया बड़े आसानी से। अच्छा, इसे भी ग्रामर में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये ग्रामर से ज़्यादा समझ का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 126 क्वेश्चन। स्वपुत्रान भूयो भूया कहाँ प्रेरयति। अब देखिए बस आपको कुछ नहीं करना है, पैसेज में जाके इस लाइन को ढूंढना है। तो स्वपुत्रान भूयो भूया, जरा देखो कहाँ पे था स्वपुत्रान भूयो भूया, ध्यान से देखिए, जल्दी से बताइए मुझे कहाँ पे है। तो यहाँ पे है, ये देखिए, स्वपुत्रान भूयो भूया प्रेरयति, ये देखिए लिखा हुआ है, वृद्धा पिता स्वपुत्रान कृषि कर्मणः संचलानाय भूया भूया प्रेरयति। मतलब अब आपको लाइन भी समझ में आ गई होगी कि बूढ़े पिता अपने पुत्रों को कृषि के कर्मों को करने के लिए कहते रहते थे, लेकिन सारे पुत्र आलसी थे, उसकी वजह से वो काम नहीं करते थे। फिर वह जो बूढ़ा पिता है वो एक बार बीमार हो जाता है, बेड पर चला जाता है, तो उनके बीच जो पुत्रों के बीच कला होती है उसको ख़त्म करने के लिए उसके दिमाग में उपाय सूझता है। सारे पुत्र बुलाकर वो उनको 4 लकड़ियों से बंधा हुआ एक गट्ठा देता है और कहता है कि तुम इसे भांजो, मतलब तोड़ कर दिखाओ। एक भी पुत्र उसको तोड़ नहीं पाता है। फिर उसके बाद वह खोल कर, निर्वध मतलब होता है खोलना, मतलब वो जो गठरी है 4 लकड़ियों की उसे खोल कर एक एकम दंडम, एक एक डंडा देता है। तो वो जो जब बच्चों को देता है तो सारे बच्चे अपने अपने हाथ में उसे तोड़ देते हैं। भक्तो मतलब होता है तोड़ना, समर्था भवन मतलब समर्थ हो जाते हैं उसे तोड़ने में। उसके बाद पिता समझाता है कि जिस तरीके से तुम लोग, ये लकड़ियाँ अगर इकट्ठी बनी थी तो कोई भी तोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन जब अलग अलग हुई तो हर कोई तोड़ पा रहा था। वैसे ही अगर आप अलग अलग बैठोगे तो शत्रु आपको नुकसान पहुंचा देगा, आपका विनाश कर देगा, लेकिन सब लोग मिलकर रहोगे तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो ये आपका पैसेज का अर्थ भी समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, पैसेज का अर्थ भी ना समझ में आता तो क्या आपको ये ना बनता स्वपुत्र भूया भूया। अब यहाँ पे बताइए, जो ये लाइन ऊपर वाली लिखी है, ये जो स्वपुत्रो भूया भूया प्रियता में, क्या यहाँ पे पूरी लाइन में कहीं भ्राता वर्ड आया है? तो जब भ्राता नहीं आया तो ये आंसर नहीं, मित्रम नहीं, माता नहीं, सिर्फ क्या आया था प्यारे बच्चों? आपका आंसर था प्यारे बच्चों वृद्धा पिता। तो इस तरीके से ये आपका समझ में आता होगा, और इस तरीके से ये आंसर हो गया। अगला आ जाते हैं, आवाहनम कृत्वा इत्यर्थे का शब्द अनुच्छेद इसमें प्रयुक्तः। अब आवाहनम को आज्ञापयत, अधावत और आदिशत, तो ये तो क्लियर बात है, अधावत तो कहीं नहीं लिखा हुआ है और आज्ञापयत भी नहीं लिखा हुआ। फिर से वही बात है कि अनुच्छेदे इसमें प्रयुक्ता, मतलब वो वर्ड यहाँ पे इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है। तो आपको बस इतना देखना है कि आदिशत या आहूय, इन दोनों वर्डों में से ऊपर कौन सा वर्ड है। तो देखिए यहीं से जल्दी से देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करोगे ऐसे देखना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, शुरुआत से देखें, आदिशत या आहूय को ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए क्या आदिशत वर्ड लिखा है, आदिशत, यह देखिए यहाँ पे आदिशत या आहूय या आदिशत या आहूय, या यहाँ पे देखिए सर्वान पुत्रा आहूय, ये वर्ड मिल गया। देखिए आहूय तो लिखा हुआ है। अब आदिशत तो देखते हैं, भक्तुम ना शक्नोत, अपरा पुत्रा आदिष्टा लिखा हुआ है, आदिशत तो नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए साध समर्थो न जाता पर यो पुत्र अपिवदति आहूय आदिशत, बस इतना ढूंढना है। ये देखिए आदिष्टवान लिखा हुआ है ना, सर्वे पुत्रा स्वास्वाहस्त तन्नो पुत्र समर्थम तदा पिता, तो 2 जगह या तो आयु भी लिखा हुआ है और आदिष्टवान भी लिखा हुआ है। तो आप ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान से ढूंढते चले जाएंगे। विनाशयति तिष्ठत को युष्मान विनाशतम समर्था न भविष्यति। तो इस तरीके से पूरी कहानी है आपके सामने। तस्मात् दिवसा सर्वे प्रति परस्परम नीत्वा गृहे विषम पितरम च सेव्या स्वस्थम अकुर्वन्। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ देखा
कि ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर था आपका क्वेश्चन नंबर 127, तो आप पा रहे होंगे यहाँ पे कि 127 जो है यहाँ पे आदिशद वर्ड एज इट इज़ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आहूज तो लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप तुक्का भी मारेंगे तो यहाँ पे 2 आंसर संभव थे, लेकिन आप तुक्का किस पे मारेंगे? आहूई पे। तो ये हो गया। 128 को देखते हैं। अब बाद में बताऊंगा कि इनमें से कौन से सही थे कौन से गलत। 128 देखेंगे, अधोलिखितेषु पदेषु तुमुन प्रत्ययान्त। तो फिर से ये ग्रामर का क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, और ये ग्रामर का क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा? ये ग्रामर का क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हमने कितने ग्रामर के क्वेश्चन देख लिए? 3। तो ये ग्रामर का चौथा क्वेश्चन हो गया, और इसे भी मैं छोड़ रहा हूँ अभी। अब 128 मतलब 8 क्वेश्चन हम देख चुके। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों अगला। अच्छा, हमने कितने क्वेश्चन बना लिए अगर हम ऐसे देखें तो हमारा ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, और प्यारे बच्चों आपका 4 हो गया। मतलब 8 क्वेश्चन थे टोटल। 4 क्वेश्चन हमारे सही हो गए। बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो किसके हैं? ग्रामर के। वो हम बाद में देखते हैं। चलिए अब अगला पैसेज पढ़ते हैं, ऐसे भी समझ लेते हैं, फिर इकट्ठे ग्रामर के क्वेश्चन देखेंगे। ये कहता है, आपको मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। कहता है कि एक दात दरिद्रभ्या दातुम कंबला नृपेण चाणक्या समर्पिता। देखिए मैं आपकी तरीके से पढ़ूंगा फिर से, और मैं आपको पहले अर्थ नहीं बताऊंगा। तो एक दात दरिद्रभ्या दातुम कंबला नृपेण चाणक्या समर्पिता, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ। मैं दूसरा तरीका अपना सकता था कि पैसेज का अर्थ बता देता। जब मैं पैसेज का अर्थ बता दूंगा तो फिर आप देखिए अर्थ तो तब पता चलेगा ना जब आपको मेरी तरह संस्कृत समझ में आती हो। मैं आपको मान के चलता हूँ आपको आती नहीं है, तो सिर्फ आपको शब्दों को समझना, ढूंढना है। जैसे दरिद्रभ्या तो गरीब आदमी समझ में आ गया, कंबल समझ में आ गया, नृप मतलब राजा हो गया, और चाणक्य तो कोई बंदा होगा, या चाणक्य जो अपने हैं वही होंगे। चाणक्यस्य उटजम नगराद वही आसीत। अब नगर वर्ड समझ में आ रहा है, चाणक्य समझ में आ रहा है, उटजम वर्ड समझ में नहीं आ रहा। आसीत माने होता है था। प्यारे बच्चों क्या होता है? आसीत माने था। अस्ति स्ता संति, ऐसी आसित माने था। केचन चोरा कंबलान अपहृतम चिंतित बता। अब ये चोरा मतलब चोर से रिलेटेड हो गया। कोई चोर, केचन मतलब क्या हो जाएगा? कोई चोर। प्यारे बच्चों में हटा देता हूँ, तो कोई चोर कंबल। अब देखिए यहाँ पे एक कंबल है, नृप है, तो मैं इन वर्णों को अंडरलाइन कर लूँ। नृप, चाणक्य, दरिद्र। आगे चाणक्य नगर के बाहर थे। कोई चोर कंबल को अपहृतम मतलब समझ गए, चुराने आया होगा। अब चोर चोरी तो करेगा। ते रात्रौ चाणक्यस्य उटजम प्रावशन। अब फिर से ये उटजम का मतलब समझ में नहीं आता, अंडरलाइन कर लो। तत्र अतीव शैत्यम आसीत। अब यहाँ या तो शैत्यम का मतलब आपको समझ में आ जाए, या फिर अभी आपके लिए शैत्यम का मतलब शैतान हो सकता है, या कोई जानवर का नाम हो सकता है, या फिर शैत्यम का कुछ और मतलब हो सकता है। तो इसे अंडरलाइन कर लिया। चाणक्य कुटे सुप्ता आसीत। अब सुप्त मतलब तो कम से कम आइडिया होगा कि सोना होता है। चाणक्य शब्द भी समझ में आ गया। पासर्वे, पासर्वे मतलब वैसे देखिए ये अव्यय, इसका मतलब होता है बगल में। तो ये जो अव्यय होते हैं इनका थोड़ा सा नॉलेज रखो। पासर्व हिंदी का ही वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बगल में। तो इस तरीके से ये मतलब निकल आया। पासर्वे का मतलब तो होता है बगल में। कंबलान राशि आसीत, कंबल। अब यहाँ कंबल थे और यहाँ बगल में क्या है? कंबल की राशि है। मतलब कुछ समझ में आ रहा है? देखिए आप अपनी स्टोरी बनाने की कोशिश करो। चोर है, राजा है, चाणक्य है, नगर के बाहर आता है, मतलब या तो राजा से कंबल लेकर कोई बंदा नगर के बाहर आता है तो उसे चोर चुराने का प्रयास करता है, बगल में राशि रखी रहती है। चोराणाम आश्चर्यम, चोर क्या कर रहा है यहाँ पे? आश्चर्य कि भाई चाणक्य कंबलम बिना निद्राम करोति। चाणक्य कोई बंदा जो है वो कंबल के बिना क्या कर रहा है? सो रहा है। ये वाली लाइन तो कम से कम समझ में आई होगी। चोरा चोर कर्म ना कुर्बन। इस अब जब उसने ऐसा देखा कि यार उसके पास तो कई सारे कंबल हैं। अब देखो यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि जो चाणक्य बंदा है उसके पास कई सारे कंबल हैं, राजा ने दिए कि राजा के, इससे कोई मतलब नहीं। वो यहाँ इस लाइन समझ में, चाणक्य कंबलम बिना निद्राम करोति, मतलब कंबल को ओढ़े नहीं है। और इससे समझ में भी आ रहा अगर कंबल है तो ठंडी होगी। तो ये जो वर्ड है शैत्यम, इसका मतलब आइडिया लग गया। देखिए इसी तरीके से प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। सीटेट की पेडागोजी यही पूछता है कि पढ़ने का मतलब क्या है? अनुमान लगाना। आपको अनुमान लगाते आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ समझ में आती है, लेकिन देखिए कुछ शब्दों को जोड़कर हमने कहानी बना ली। कंबलम बिना निद्राम करोति, चोरा चोर कर्म ना कुर्बन। और जब उसने ऐसा देखा कि यार उसके पास कई सारे कंबल हैं चाणक्य के पास, तब भी वो मतलब ऐसी जमीन पे लेटा हुआ है, कंबल का उपयोग नहीं कर रहा है। चोरा चोर कर्म ना कुर्बन ते चाणक्यम प्रबोधित बनता है। मतलब ये कुछ प्रबोधित का मतलब या तो उसने पूछा होगा या फिर बताया होगा। अब देखेंगे इसे। चोरा है, देखो मैंने आपसे कहा था ये जरूर अंडरलाइन किया करो कि किसने क्या कहा। तो अब देखिए यहाँ पे चोरा क्या कह रहा है? चाणक्य महोदय पार्श्वे कंबलाना राशि
शीतकालो अपि वर्तते। देखिए अब तो क्लियर हो गया ना आपको कि ये शीतकाल का वक्त है, बगल में कंबल रखे हुए हैं या उनका मुद्रा की। तथापि तुम किमर्थम भूमौ शयनम करोसी, उसके बावजूद तुम भूमि पर क्या कर रहे हो, शयन कर रहे हो। चाणक्य उक्तवान, अब देखिए प्यारे बच्चों कौन कहेगा, अब कहेगा चाणक्य कहेगा, क्या कहता है, जो भी कौन कहा करे उसे अंडरलाइन किया करो। कंबलाय धृतिभ्या दानाय नृपेण दत्ता। अब मुझे लगता है आपको आइडिया लग गया हो, कंबल दरिद्र दान नृपेण, भैया राजा कौन करता दान, किसने दान किया, राजा ने कंबल दान किया। देखिए ऐसा शुरुआत में लग रहा था कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे जैसे हमने शब्दों कनेक्ट किया, चोर, राजा, चाणक्य, कंबल, हमें आइडिया लगने लग गया कि राजा ने चाणक्य को कंबल दिए थे दान करने के लिए गरीबों को। तो अब क्या हुआ, उसने गरीबों के कंबल थे तो उनको उपयोग नहीं किया। आगे क्या कहता है, जबकि वो मंत्री होगा कोई राजा का, तो स्व मतलब कल, प्रभाते वितरणम करिष्यामि मतलब जो भी टुमारो, मतलब स्व माने होता है टुमारो एक तरीके से प्यारे बच्चों, स्व माने क्या होता है टुमारो, आने वाला कल। तो वह प्रभात में मतलब कल सुबह इनका वितरण करेगा, आज रात है। तो आगे क्या होना चाहिए, तेसाम उपयोगाय नास्ति मामाधिकारा। आई होप कि संस्कृत चूँकि मतलब आपको बोलूँ नैतिकता की भाषा होती, तो वो कह रहा है कि देखिए इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो राजा ने दान किए गरीबों को लिए, तो मैं इनको क्यों यूज करूँ, भले ही मुझे ठंड लग रही है, मैं तो फिर भी इसे सहूँगा क्योंकि ये नैतिकता की बात है। अहम विरक्ता सदा तृप्ता इति सुत्वा चोराणाम लज्जा उत्पन्ना। इस तरीके से सुनकर चोर के मन में क्या हो गई, लज्जा उत्पन्न हो गई। अन्य शाम वस्तु नाम उपयोगेन अधर्मा भवती। ये देखिए उस पैसेज का उद्देश्य है, मेन लाइन है कि किसी की दूसरी की चीज़ का उपयोग करना किसका हिस्सा होता है, अधर्म का हिस्सा होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए शुरुआत में हमें ये पैसेज कितना डरा रहा था, और जरा से हमने शब्दों को चोर, नगर, राजा, कंबल, शैत्यम न समझ में आया, हमने शैतान समझ लिया, बाद में उसका मतलब आगे बता दिया उसने, शीतकालोपी, इस तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए ये अगर इतना सब समझ में आ गया तो फिर तो बहुत आसान है सब कुछ समझना। चलिए अब क्वेश्चन करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समीपे इत पदस्य समानार्थक शब्दानुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्ता तच्चुत्वा लिखे। समीप शब्द जो है उसका समानार्थी शब्द इसमें पैसेज में कौन सा है, तो अब आप ही बताइए। अति दूर हो जाएगा, समानार्थी मतलब पर्यायवाची पूछा है, यहाँ रखना है। समानार्थी मतलब क्या होता है, पर्यायवाची, और विलोम पदः मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। तो यहाँ समीप का पर्यायवाची पूछा, तो अति दूर तो हो नहीं जाएगा। अन्यस्मन ग्राम्य हो जाएगा क्या, नहीं, दूरे भी नहीं होगा। कितना आसान प्यारे बच्चों आंसर है, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पासर्वे। चलिए तो ये एक और एक नंबर पक्का हो गया आपका। अब आते हैं और आगे, चाणक्य कुत्र शयनम करोति इसमें, वृक्षे जले भूमौ पर्यंके। अब देख लो आप, शयनम करोति ये वर्ड कहाँ पे था, देखो जरा, चाणक्य शयनम करोति, यहाँ पे आपको, तो जब प्यारे बच्चों से देखो वो ध्यान से, तो कुत्र शयनम करोति, तो शयनम वर्ड देखिए कहाँ लिखा हुआ, ये देखिए लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो प्यारे बच्चों, तो ये आपका लिखा हुआ है शयनम करोसी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भूमौ। तो चाणक्य वैसे भी आपको पैसे समझ में आ ही गया होगा समझ में, तो यहाँ चाणक्य कुत्र शयनम करोति, यहाँ चाणक्य भूमम शयनम करोति, और मुझे लगता है वृक्ष कहीं आया नहीं, जल आया नहीं, पर्यंके आया नहीं, तो इस तरीके से सही आंसर। प्यारे बच्चों मैं चाहूँ तो इनके अर्थ भी बता सकता हूँ, पर्यंके जले, वृक्षे वृक्ष पर, जल पर, पर्यंके मतलब वर्ड ही नहीं आए, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, भूमौ। और ये भी बड़ा आसान था क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि भूमौ शयनम करोसी प्यारे बच्चों। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आगे कहानी। 130 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे, दर्देभ्या इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। अब फिर से देखिए ग्रामर का, ये मैं मान के चलूँ कि ग्रामर का कौन सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आपके ग्रामर का ये क्वेश्चन है, ये ग्रामर का क्वेश्चन आ गया आपका 5वां, और इसके पहले तो कोई ग्रामर का क्वेश्चन था नहीं, ये 129, 30, 31वां क्वेश्चन 5वां ग्रामर का आ गया। अगला है सायंकाले इत पदस्य विलोम शब्द आसीत। देखिए पर्यायवाची और विलोम शब्द को मैं ग्रामर में कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि समझ के हैं। तो कह रहा है कि सायंकाल का विलोम शब्द इसमें कौन सा प्रयोग हुआ है, तो या तो आप इसमें से अपराह्न काले, प्रभाते, रात्रि काले, मध्याह्न काले देख लो, और नहीं तो सायंकाल का उल्टा क्या होगा, शाम का उल्टा क्या होगा, सुबह, और यहाँ सुबह किसका अर्थ होगा प्यारे बच्चों, प्रभाते का। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया, और ये भी एक नंबर पक्का हो गया। अब आते हैं चाणक्य कमलाकेन दत्ता नृपेण वृत्तेन चोरेण मनोहरेण।
अब देखो वृत्तेन तो कहीं आया नहीं, मनोहरेण भी कहीं वर्ड नहीं आया, या तो निपेण आया चाण, तो चाण को कंबल किसने दिया था? ओबियस बात है, चोर तो चुराने आया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब आंसर अगर सोचोगे, जब आपको संस्कृत समझ में नहीं आएगी तो ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन जब आपको थोड़ा बहुत और आइडिया लगेगा तो किसने दिए थे कंबल? निपुण ने दिए थे। अगला है 134, प्रवेशम कुर्बन इति पदस्य कृते किम पदम अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः। अब प्रवेश से रिलेटेड जो वर्ड है इसमें कौन सा शब्द प्रवेश हुआ है? अब देखिए प्रवेश से रिलेटेड वर्ड क्या अशिक्षण शिक्षा ग्रहण न करना हो सकता है क्या? देखिए कितना आसान होता। आप पैसे देखो, एक तरीका ये है कि ये चारों वर्ड में से देखो कि ऑप्शन में क्या है, लेकिन ना ये हो सकता है अब और ना ये हो सकता है, तो आंसर हो क्या सकता है प्यारे बच्चों? यही तो बचा, और इस तरीके से ये भी आंसर हो गया, और इस तरीके से हमारा ये भी एक नंबर पक्का हो गया। एक और क्वेश्चन बचा होगा 135, उसे भी देख लेते हैं जल्दी से। ये कहता है कि सुप्ता इत पदे कहाँ प्रयुक्ता, तो सुप्ता में प्रत्यय कौन सा है? तो ये ग्रामर का प्यारे बच्चों आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? छठवां क्वेश्चन हो गया, ग्रामर का छठवां क्वेश्चन। अब आपके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आ रही होगी वो ये कि यहाँ ग्रामर के साथ 6 क्वेश्चन हैं, और अगर हम देखें तो सिर्फ हमसे ग्रामर ही के क्वेश्चन तो नहीं बने, बाकी तो सब तो लगभग बन ही गए हैं। ये भी एक नंबर पक्का हो गया। अगर हम इस हिसाब से देखें तो 1 2 3 आपका ये ग्रामर के 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 4 और 5, मतलब यहाँ टोटल प्यारे बच्चों कितने क्वेश्चन थे? एक इस पैसेज को लेकर 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमसे 5 बन गए और हमसे 2 क्वेश्चन नहीं बने, और उधर 4 क्वेश्चन बन गए थे और 4 क्वेश्चन नहीं बने। तो टोटल ग्रामर के क्वेश्चन कितने हो गए? 6 और 7, 5 और 4, 9 क्वेश्चन हमसे बन गए सिर्फ पैसेज पढ़ के। तो प्यारे बच्चों जब हम कुछ नहीं जानते हैं, 15 क्वेश्चनों में से हमसे अभी कितने बन चुके हैं? 9 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इन 6 क्वेश्चनों को एक एक करके। तो मैं आपको सबसे पहले एक ट्रिक समझा देता हूँ, उसके बाद सारा काम आसान करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ जल्दी से कि ये क्या कहती है। तो सबसे ज़्यादा प्रत्यय के बारे में पूछा हुआ प्यारे बच्चों, तो एक एक करके हम सबसे पहले ग्रामर के क्वेश्चनों को प्रत्यय के हिसाब से देखते हैं। देखिए अभी मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ ट्रिकों समझाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 121 था प्यारे बच्चों, अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि ये जो कित्वा प्रत्यय है इसके हिसाब से क्या होगा। तो ये कित्वा मतलब प्रत्यय जो बाद में लगते, इतना तो मालूम ही ना, प्रत्यय शब्द जो बाद में लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं, और जो आपके उपसर्ग होते हैं वो पहले लगते हैं, इतना तो सबको आइडिया होगा। उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में। तो यहाँ देखिए कित्वा प्रत्यय कहाँ होगा, तो कित्वा पीछे जुड़ा होना चाहिए। देखिए त्वा वर्ड आया है क्या, तो कित्वा प्रत्यय की पहचान होती है त्वा। तो यहाँ पे त्वा आया है, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर तुक्का भी मारोगे तो इसी पे तो मारोगे, अगर ये तुक्का मारोगे प्यारे बच्चों तो ये तुक्का आपका क्या हो जाएगा? सही। और इस तरीके से देखो ग्रामर के 6 क्वेश्चनों में से 1 नंबर और हमारा क्या हो गया? पक्का। हाँ, अब पुत्रेभ्य वाला आपसे नहीं बनेगा क्योंकि ये विभक्ति आ चुकी है। अब विभक्ति के लिए आप कुछ ना करें, बस राम के रूप याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे प्यारे बच्चों? राम के रूप। तो फिलहाल के लिए मैं ये आपसे कह देता हूँ कि आपसे ना बनेगा ये राम के जब रूप याद हो जाएंगे तब आपसे बनेगा। तो राम का रूप जब याद करो बड़ा आसान है, रामेभ्य सिर्फ 2 जगह आता है, एक चतुर्थी में आता है और एक पंचमी। अभी मैं अलग से जब संस्कृत के ग्रामर की क्लास लूँगा तो उसमें बताऊँगा। तो चतुर्थी पंचमी से यहाँ से ऑप्शन में क्या है? चतुर्थी, और इस हिसाब से प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, ये तो खैर ना बनता आपसे, तो ये एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाता? अगर आज की डेट में देखोगे तो गलत हो जाता। अब आते हैं आगे, मतलब ये आपके लिए कैसा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों? 3 नंबर प्रश्न था ये प्यारे बच्चों। क्या था आपके लिए? 3 नंबर प्रश्न था। तो ये हो गया आपके लिए 3 नंबर प्रश्न। अब आते हैं आगे आते हैं 123 पर। तो ये क्या कहता है प्यारे बच्चों? सुबद्धम, ये तो बन ही गया था, है ना। ग्रामर के 2 क्वेश्चन थे, ऊपर वाला सरल था और नीचे वाला कठिन था। अब आगे और आते हैं ग्रामर का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यूयम। तो अभी जब मैं राम के रूप पढ़ाऊंगा तो आगे आपको धातु रूप भी पढ़ाऊंगा। आपको ये सर्वनाम के रूप हैं, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। तो त्वम जो है मध्यम पुरुष होता है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया होगा, 1 या 2 वीडियो आपको बस देखने हैं, आपको आइडिया लग जाए। तो फिलहाल के लिए ये मैं आपको 3 नंबर डाल देता हूँ, और इसका आंसर अभी प्यारे बच्चों क्या है? मध्यम पुरुष है। जब हम पढ़ाएंगे ग्रामर तो ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल प्रश्न है, और ये भी बात बनेंगे आपसे। तो यहाँ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमसे न बनते। एक आपका 124 ना बनता बिल्कुल से, और आपका 122 भी ना बनता। चलिए अब आते हैं आगे, 2 क्वेश्चन हमसे नहीं बने। अब गृहीत्वा पदस्य विपरीत ये तो बन चुका, स्वपुत्रान बन चुका, 127 बन चुका। अब ये ग्रामर का आ गया। अब देखिए यहाँ वर्ड है तुमुन प्रत्यय, तो फिर से प्रत्यय बाद में लगते हैं। तुमन वर्ड कहाँ हो सकता है? देखो तो देखिए इसमें तुमुन है, त्वा आएगा तो कित्वा प्रत्यय होता है, त्वा पे कौन सा प्रत्यय होता है? कित्वा।
ये ट्रिक समझ लो। और तुम से क्या हो जाएगा, तुम तो अपने आप तुम आइडिया, अगर एक और तुम मिला तो ही तो नहीं होगा। इसमें भी भैया कौन सा प्रत्यय होगा, कित्वा, क्योंकि त्वा आया है। इसमें भी कौन सा होगा, कित्वा। कितना आसान आता है बताइए, ग्रामर के नाम पे कलंक है ये। और इस हिसाब से प्यारे बच्चों 128 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 128 का सही आंसर हो जाएगा भक्तुम। और इस तरीके से ये आपका एक नंबर और क्या हो गया, पक्का हो गया। भले ये ग्रामर का क्वेश्चन था लेकिन आपसे बना। अब आते हैं 128 के बाद 29, 30 हमसे बन चुके, 31 हमसे ग्रामर का एक और क्वेश्चन है। फिर से इसमें देखो विभक्ति पूछी है, तो चूंकि मैंने विभक्ति पढ़ाई नहीं है, आपने पढ़ी नहीं है, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। और फिलहाल के लिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। फिर से देखिए चतुर्थी या पंचमी होगी, और ऑप्शन में कहाँ है चतुर्थी। कितना सरल आता है सब कुछ, अगर ऊपर वाला बनता तो ये वाला भी बन जाता, और ऑप्शन में ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन हो जाते। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया आपका चतुर्थी विभक्ति। अब आते हैं 32, 33 आई होप कि बन ही चुके हैं, 34 बन चुका है, 35 बन चुका है, 35 और रह गया। देखिए सुप्तः कहा प्रत्यय प्रयुक्ता। अब देखिए तुम उन प्रत्यय तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तुम आता है, आपका कित्वा भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें त्वा आता है। अब या तो घ्या प्रत्यय है या कित प्रत्यय है, लास्ट में क्या है ता, और यहाँ क्या है लास्ट में ता। तो मुझे लगता है प्रत्यय तो आप समझ में आने लग गए। प्यारे बच्चों आगे अलग से मैं प्रत्यय की भी एक छोटी सी क्लास दे दूंगा, आगे कभी भी प्रत्यय आपके गलत नहीं हो। सोचिए कितना आसान होता है, हम बिना पढ़े भी जरा सा स्मार्टनेस दिखा के, रेमियन वाला दिमाग लगा के भी क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी आपका एक नंबर पक्का हो गया। और इसका सही आंसर क्या है, कित का प्रत्यय प्रयुक्ता। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपके हो गए कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन थ्योरी के। तो हमने सार क्या निकाला प्यारे बच्चों, 15 क्वेश्चन थ्योरी के आए। इसमें प्यारे बच्चों गद्य आया सेकंड लैंग्वेज में, और दूसरा भी गद्य आया। 8 क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन आए, साथ में 2 क्वेश्चन किसके हैं, ग्रामर के। यहाँ पे 4 क्वेश्चन किसके हैं, ग्रामर के। यहाँ पे से ग्रामर के 2 क्वेश्चन हमसे बन गए थे। यहाँ पे से हमारा 1 क्वेश्चन हमें बन गया, विभक्ति वाला नहीं बना। 2 और 1 3 ये हो गए, 6 में से 3 बन गए ये, और उधर हमसे 9 बने थे। तो 9 और 3 12 प्यारे बच्चों। हम आज कुछ भी नहीं जानते हैं, उस कंडीशन में भी हमसे संस्कृत में 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 15 क्वेश्चन बन चुके। प्यारे बच्चों जब आप क्या थे, जरा सा स्मार्टनेस दिखाई, रेमियन दिमाग लगाया, और आपका उद्धार हो गया। ऐसा ही दिमाग लगाएंगे प्यारे बच्चों हम। अभी जस्ट ये जो आपका संस्कृत का पेपर है, हम आपको ये पेपर अभी आपको दे देंगे, तो आप इसे देखते रहिएगा। 136 37 लगा के रखिए, जो भी तुक्का हो, लेकिन स्मार्टनेस के साथ। स्मार्टनेस नहीं आती होगी तो बस वही मैं आपको सिखाऊंगा। जुड़े रहिए रैम अकेडमी यूट्यूब चैनल से। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वाला संस्कृत का लेक्चर कैसा लगा। क्या अभी भी आपके दिमाग में डर है, या फिर आपका डर धीमे धीमे ख़त्म हो रहा है। प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, देखेंगे जूनियर की जो थ्योरी क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। ये आगे आपका जूनियर का पेपर है प्यारे बच्चों, से अगले वीडियो में देखते, नहीं तो ये वीडियो और बढ़ता चला जाएगा। ये जूनियर का पेपर है, ऐसे देखेंगे। ये है आपके क्वेश्चन, जल्दी से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इस तरीके से तो छोटा कर देता हूँ। ये वो पैसेज है, आपको पढ़ना है, ये ले लीजिए, या थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये पहले पैसेज, ये जूनियर का पैसेज है ये आपका। तो ये पहला पैराग्राफ, या छोटा सा मैं कर दे रहा हूँ, आप ले लीजिए। तो ये आपका जूनियर का पैसेज है। ये 121 से 8, फिर से इसमें भी 8 क्वेश्चन ग्रामर के हैं। 8 क्वेश्चन, सॉरी, मतलब गद्य का पहले वाले गद्य में 8 क्वेश्चन है। और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर अगला जो पेज है इसमें फिर से ये देखिए 8 क्वेश्चन ख़त्म। इसके बाद 7 क्वेश्चन दूसरे गद्य के हैं। ये देखिए गद्य है ये, और इसे भी अंडरलाइन कर लो। इसके बाद ये वाला पैसेज, और इस तरीके से 3 पन्नों में आपकी जूनियर की थ्योरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। आप इन क्वेश्चनों को करके रखिए। धन्यवाद।